नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस चर्चा में। और हम बात करने जा रहे हैं अंकित शाह जी से, जिनके बहुत सारे प्रिडिक्शंस जो हैं वो लगातार सच होते आ रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई अंकित शाह जी। लेकिन हमारे जो विजनरी नेता है 53 साल के युवा, वो इस समय यूएस में है और वो कह रहे हैं कि भारत में कोई विकास तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो रियर व्यू ड्राइविंग करते हैं। वो सामने देख के नहीं करते हैं, वो भविष्य की ओर नहीं देखते हैं, वो पीछे की ओर देखते रहते हैं। तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? तो राहुल जी जिस लीगेसी और डायनेस्टिक हायरार्की से आते हैं, उसमें जो रियर व्यू में जो जो गलतियां हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हुए हैं उसका रेक्टिफिकेशन मोदी जी कर रहे हैं, जिससे बड़ा दुख हुआ है। और जो नई पार्लियामेंट में जैसे नेहरू जी का ट्रांसफर ऑफ पावर रिजेक्ट किया गया, जो 1947 का जो था, जो सेंगोल माउंटबेटन के हाथ में दिया गया, वहां से लेके नेहरू जी को दिया गया। तो हम तो मानते ही नहीं है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो लेजिटिमेट रूलर थे, तो हम क्यों ये ट्रांसफर ऑफ पावर माने। तो उसी रियर व्यू को जो है मोदी जी ने हिस्टोरिकल रॉन्ग को रेक्टिफाई किया है। जो हमारे धर्म गुरु हैं उन्होंने ही राज्याभिषेक किया वो राजदंड देते हुए, और प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को समर्पित किया पार्लियामेंट में वो राजदंड। ठीक, तो बड़ा दुख हो रहा है उनके पेट में, जिनके भी, क्योंकि उनका जो पूरा एक नेहरूवियन मॉडर्निटी का मॉडल था उसको वहीं से हम रिजेक्ट करना शुरू किए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, क्योंकि वो जो ट्रांसफर ऑफ पावर था उसके हिसाब से ब्रिटेन ने जो हमको मैप्स पकड़ा दिए कि ये आपके नए बॉर्डर है, वो बॉर्डर को भी मोदी जी जो है वो रियर व्यू में देख के रेक्टिफाई बहुत जल्द करने वाले। तो बहुत ये आपका अगला प्रेडिक्शन है क्या? नहीं नहीं, ये सबको ये डायरेक्शन पता है, क्लियर है कि ये होने ही वाला है। और क्योंकि वो जो मैप्स हमने कट कॉपी पेस्ट कर दिए ब्रिटेन वाले, वो कोई नहीं मानता। ना बांग्लादेश मानता है, ना नेपाल मानता है, ना चाइना मानता है, ना इंडिया मानता है, ना पाकिस्तान मानता है। तो जितने भी वेस्टर्न टेम्पलेट्स हैं वहां से ट्रांसफर ऑफ पावर में चिपका दिए गए। हो सकता है जैसे प्रधानमंत्री जी ने जो स्पीच दी पार्लियामेंट में कि अब जो नए लॉज आएंगे तो वो जो है नेटिव्स और इंडिजिनस व्यू पॉइंट के हिसाब से बनेंगे। और बहुत घुटन होगी वो सारे नेहरूवियन जो कॉलोनियल माइंडसेट वाले लोग हैं जो दबा के रखते थे इंडियंस को अभी तक। तो बहुत उसका रिफ्लेक्शन हम वेस्ट में भी देखते हैं, कुछ कम्युनिटी में डायस्पोरा के कुछ लोग जो जिन उनको भी बहुत पीड़न हो रही है, जैसे साम पित्रोडा जी हैं जो बता रहे हैं कि मंदिर से जॉब्स नहीं होते। तो उसकी भी जय हम जय, चर्चा वो करेंगे जो आज। बात है उसके साथ करेंगे। वो अकेले नहीं है। उसके साथ ये भी कहा गया है कि मुस्लिम लीग सेक्युलर है और मंदिर से कोई विकास नहीं होता है। हाँ, ये तो जो आपकी थीम है उसके ठीक उलट है। सीधा उल्टा है। तो आज तो हम इनको सारे जॉब्स गिना देंगे, और अगर राहुल जी चाहें तो उनको भी किसी मंदिर इकोसिस्टम में अच्छा सा जॉब ऑफर करवाएंगे। जी, तो आप बताएं मंदिर हाँ, इकोसिस्टम के बारे में तो कि भाई जरा ये, सैम पिट्रोडा जो कह रहे हैं कि हाँ, मंदिर से विकास नहीं होता। हाँ, तो मैंने तो अभी उदाहरण दिया था, अभी कल मैंने एक स्ट्रीम किया था इसके बारे में, और हाँ, मैंने ये बताया था कि भाई मैं तो अयोध्या में रहा हूँ बचपन में, हम्म, हम्म, और अभी राम मंदिर का निर्णय होने से पहले मैं अयोध्या गया था कुछ दिन हम्म, पहले। हम्म, और इस बात को हो गए होंगे, ये मेरे पिताजी की अस्थियां विसर्जित करने गया था मैं सरयू में। ये हम्म, बात है 2018 की। हम्म, जी हाँ, 2018 या 1 जनवरी या 2 जनवरी 2019 की है। तब तक राम मंदिर का निर्णय नहीं आया था, और राम मंदिर का निर्णय आने के बाद से वो जो अयोध्या है वो पहचान में नहीं आ रही है। तो अब उसके माध्यम से आप कृपया सैम पिट्रोला जी को बताएं कि हाँ, एक मंदिर के निर्माण के आरंभ होने से, अभी तो बना नहीं है, अभी उद्घाटन नहीं हुआ,
उसके आरंभ होने से अयोध्या में क्या क्या बदलाव आ गए, कौन कौन से जॉब आ गए, क्या क्या विकास हो गया? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जो पूरा सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल है उसमें सबसे पहले जो जितने भी इकोसिस्टम है उसमें मंदिर इकोसिस्टम एक भाग आता है उसका। तो सबसे पहले मंदिर इकोसिस्टम इज अ हब ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, जैसे एंशिएंट इंडिया फंक्शन करता था, जहां पे द मोनार्क और द स्टेट एंड द कम्युनिटीज would voluntarily submit a good portion of their riches to the operations of the मंदिर ecosystem as a devotion towards the भगवान, जिनका प्राण प्रतिष्ठा वहां पे होता है. This wealth is the wealth of the entire community to be used for all the purposes that inspires those supreme values in the population which is represented by that भगवान. ठीक है. The concept of dharma and earth were never separate in the Indian subcontinent. They go hand in hand to ensure that they keep healthy check and balances on the society. So जी। mandir serve like central banks in terms of contracts of businesses, deployment of funding for conduct of festivals and community events, आपसे regulation. हिंदी के लिए अनुरोध है। अच्छा, ये ट्रेड के लिए काम आता है एज अ स्टोरेज ऑफ वेल्थ ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है। फिर दूसरा जो उसका डायमेंशन है विच इज हब ऑफ एजुकेशन। तो हमारे एंशियंट इंडिया के जितने भी यूनिवर्सिटी कैंपसेस थे वो सारे गुरुकुल्स जो एस्टैब्लिश होते थे वो मंदिर प्रेमाइसेस में, और विथ वेरिड उसका हर एक एजुकेशन डोमेन का स्पेशलाइजेशन और रिसर्च ऑफर होता था। तो फॉरेन स्टूडेंट्स जो आते थे यूनिवर्सिटीज में, ये मंदिर कैंपसेस में, वो एडमिशन लेने के लिए आते तो वो रास्ते आते आते मर जाते थे, इतना सीकिंग होता था वो इंडियन यूनिवर्सिटी कैंपसेस का। एजुकेशन फ्री होता था जब तक जो शिष्य है वो शोकेस नहीं कर देता कि जो स्किल के लिए वो ट्रेनिंग लेने आया था गुरु के पास, वो स्किल्स वो प्रैक्टिकली दिखा नहीं देता उसका डिलीवरी। तो एक बार सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन होने के बाद जो गुरु दक्षिणा थी वो ली जाती थी। ये तो हो गया एजुकेशन वाला, जहां पे जो फंड होता है एजुकेशन का वो पूरा मंदिर कॉर्पस में इकट्ठा होता था, और वो भगवान के नाम पे इसलिए होता था, बेनिफिट कभी भी किसी इंसान के नाम पे कलेक्ट नहीं होता था। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स का जो बिहेवियर है वो कभी भी कमर्शियल कस्टमर की तरह गुरु के साथ नहीं होता था, और सारे के सारे डिसिप्लिन लाइफ में रहते थे जब जब वो शिक्षा चलती थी। तो स्टूडेंट्स जो एडमिट होते थे वो सारे, चाहे वो गरीब परिवार से है या अमीर परिवार से, हर एक को इक्वल ट्रीटमेंट। किंग का सन है तो उसको भी इक्वल ट्रीटमेंट, ट्रेडर का सन है तो भी इक्वल ट्रीटमेंट। और गुरु माँ का एक कॉन्सेप्ट था जो सारे डिसाइपल्स को नर्चर करते थे लाइक मदर फिगर। और ये जो है पद्धति, ये डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट है आज की कैपिटलिस्ट सोसाइटी की, जो टीचर्स के साथ मिसबिहेव करते हैं। जैसे कोई कस्टमर हो गया जो जिसने फीस भरी है। अब आप देखें कि ये जो एक मंदिर कैंपस से दूसरे मंदिर कैंपस, जो गुरुज के विहार होते थे डिसाइपल्स के साथ, वो नॉलेज शेयरिंग करते थे, और जो रिसर्च किया गया है वो व्याख्यान में बांटते हुए चलते थे, जितनी भी सिटीज को वो क्रॉस करते थे। अब ये जो आइडिया है स्टूडेंट और फैकल्टी एक्सचेंज का, ये वहां से, और इंटर्नशिप का यहाँ से डेवलप हुआ है। और जो कुछ जो स्टूडेंट्स जो ब्राइट डिसाइपल्स हुआ करते थे वो अपने गुरुज के टाइटल्स भी लेते थे अपने नाम में, जैसे द्रोण शिष्य अर्जुन। ठीक। तो एक टेसिट समझ बन जाती थी कि अब उस शिष्य को वो सुप्रीम वैल्यूज जस्टिफाई करनी पड़ेगी अपने बिहेवियर से, अपने कर्म से। तो ये एक पूरी पद्धति थी, और ये माना जाता है कुछ 6 लाख मंदिर कैंपसेस वाले गुरुकुल्स खाली गर्ल्स स्टूडेंट्स को डेडिकेट करते हुए साउथ इंडिया में थे, जिसको ब्रिटिश स्लेव मेकिंग ये क्लासरूम मॉडल ने तबाह कर दिया। ठीक। तो ये तो हो गया एक एजुकेशन वाला पार्ट। अब मंदिर जो थे ये सारे होते थे हब ऑफ आर्ट, साइंस, मैथ, आर्किटेक्चर, कल्चर, डांस, म्यूजिक, और वो सारी एंटरप्राइजिंग लाइफ स्किल्स जो जीवन के लिए जरूरी है। तो बहुत सारे हमारे जो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज थी, ये सारे जो इन्वेडर्स ने डिस्ट्रॉय की, और कुछ बुक्स जो चोरी भी हो गई जिसका ट्रांसलेशन हुआ
और फिर बताया गया कि ये सारी डिस्कवरीज तो वेस्टर्न है, इंडियन नहीं है। अभी भी आप देखोगे कि कुछ मंदिर में इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे आपको, प्रूफ दिखेंगे ये इन्वेंशन और डिस्कवरी के। हमारे पास नवग्रह के मंदिर हैं, जबकि बोलते हैं कि प्लैनेट्स तो अभी डिस्कवर किए वेस्ट ने। ठीक, तो ये सारे मंदिर आर्किटेक्चर में आपको क्लियर इंस्क्राइब किया हुआ दिखेगा। कुछ तो ऐसे मंदिर के आर्किटेक्चर हैं जो आज भी मॉडर्न साइंस नहीं बना सकता। जीरो का इंस्क्रिप्शन मिलेगा। साउथ में एक मंदिर है जहां पे पूरा इलेक्शन का गवर्नेंस कैसा होना चाहिए वो इंस्क्राइब किया गया है। सन टेम्पल आपको दिखेगा जो ट्रैवल की डायरेक्शन दिखाता है। सोमनाथ में तो एक स्ट्रक्चर है जहां से बोलते हैं कि उस डायरेक्शन में डायरेक्ट साउथ पोल तक जाता है, बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। तो हर जगह आपको साइंस और मैथ का एप्लीकेशन और पजल्स दिखेंगे। ठीक, और हमारे जो ऋषिज और गुरुज थे मंदिर वाले, ये सारे एक ऐसा जीवन, सादा जीवन व्यतीत करते थे, वर्ल्डली मटेरियल अट्रैक्शन से दूर, जिसकी वजह से कभी भी आप उनका जो रिस्पेक्ट होता था वो कभी भी कमर्शियल टर्म्स में नहीं वैल्यू किया जाता। आज के जो हमारे ये साम पित्रोदा जैसे और जो भी, जिनको नहीं समझ आता कि मंदिर इकोसिस्टम है क्या, वो हेफ्टी फीस भरते हैं वेस्टर्न क्लासरूम में, जिसमें 22-23 साल तक की एज तक आपको 4 दीवारी में बंद करके, वही ब्रिटिश मॉडल में, और फिर वहां से बाहर आने के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद, दूसरे दिन पार्टी देने के बाद पता ही नहीं है कि उठना किस लिए है वो जगह ही क्यों, करना क्या है वही नहीं पता। तो ये सारे आज हम देखते हैं कि कैसे प्रॉफिट्स जो हैं ये सारे एजुकेशन सिस्टम से कन्वर्जन और वो सारी एक्टिविटीज में जाते हैं। फिर एक मंदिर का रोल होता है सोशल और इकोनॉमिक वेल्थ क्रिएशन का। तो वो स्टार्ट हो जाता है मंदिर के बिल्डिंग प्रोसेस से ही स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे इंडियन सिविलाइजेशन में हम देखते हैं कि वो जो कंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, तो आज भी वही सिस्टम या रूल्स फॉलो होते हैं जो हजारों साल पहले होते थे, और वही जो स्किलफुल लोग जो मंदिर डिजाइन करते हैं वो सारी अपनी जनरेशन वही फैमिली यूनिट और कम्युनिटी यूनिट वाले करते हैं। पंडित्स और गुरुज हैं, उनकी लाइफ, फैमिली लाइफ सस्टेन होती है वही वेल्थ जनरेशन से। मंदिर फिर सर्व करते हैं एज कम्युनिटी सेंटर, तो एड हो गया, गवर्नेंस प्रोग्राम्स हो गए, मल्टीपल पर्पसेस तो एंशिएंट इंडिया में थे, जैसे लैंड रिक्लेमेशन हो गया, डिजास्टर रिलीफ हो गया, फार्मिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, इरिगेशन प्लानिंग हो गया, रेफ्यूज के लिए, गौशाला के स्थापन के लिए, सोशल और इकोनॉमिक कैपिटल इस तरह से जनरेट होता था। और ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो आज हमको एक एक अलग अलग लगते हैं, वो एक सारे मंदिर कैंपसेस के अराउंड पूरा डेवलप होता था, जिसकी वजह से वो लाइफ साइकिल वाले जो विजडम है अपना सनातन का, कि हम नहीं बिलीव डेवलप होते, जिसकी वजह से जी। आप आज भी देखते हैं कि काशी हो गया, मथुरा हो गया, अयोध्या हो गया, तिरुपति हो गया, कि सारे जितने भी मंदिर टाउन्स हैं वो उनकी इकोनॉमिक्स आज भी स्ट्रांग है और आज भी कंटिन्यू करती है। ठीक, फिर अगर गौशाला, खाली अगर आप गौशाला देखेंगे तो उसका तो पूरा एक साइकिल है इकोनॉमी जनरेशन का मासेस के लिए। फिर आप देखो सारे धार्मिक सेलिब्रेशन और फेस्टिवल्स जो होते थे, वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट मंदिर होता हुआ करता था और उसका एंडिंग पॉइंट भी मंदिर हुआ करता था। तो ये सारे साइकिल्स जो हैं ह्यूमन इंटरैक्शन के, जो साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि ये जितने कम्युनिटी के जो इंटरैक्शन होते हैं उससे एक सोशल कोहिजन बढ़ता है और ह्यूमैनिटी को सैनिटी में, बैलेंस, मेंटल हेल्थ में रखता है। अब जो साइकिल ऑफ मनी सर्कुलेशन है जो फेस्टिवल से होता है, टूरिज्म से होता है, वो धार्मिक ट्रेडिशंस के आसपास, वो पूरा सेल्फ गवर्नेंस का फॉर्मेट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, जिसकी वजह से आज भी हम कंप्लेन देखते हैं कि क्यों हिंदूज पॉलिटिकली इकट्ठा नहीं हो पाते। उसका रीजन ये है कि हमारा जो डिवाइस बना है सनातन का, मंदिर इकोसिस्टम का, वो ऑटो पायलट मोड में है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दिल्ली में कौन बैठा है, कौन सी गवर्नमेंट बैठी है। और इस ऑटो पायलट मोड की वजह से हिंदूज ने कभी वो बेनिफिट पाने की कोशिश नहीं करी वोट बैंक बना के या मॉब बना के। ठीक, तो ये सारे बेनिफिट्स थे जहां पे स्टेट का कोई रोल ही इतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करता था कि सोशलिस्ट फ्रीबीज चाहिए हमें, फ्री ये चाहिए, फ्री वो चाहिए।
या ये सब हमको बना के दो या करके दो। तो फेस्टिवल्स भी जो मंदिर कैंपसेस से स्टार्ट होती थी, उसमें जो रिच वर्ग है सोसाइटी का, वो गरीब वर्ग को कैश ट्रांसफर करता था सेलिब्रेशन मोड में बिकॉज ऑफ दिस फेस्टिवल। और ये सारी फेस्टिवल्स इसकी साइकिल हुआ करती थी एवरी नेक्स्ट मंथ। और वो जो पंचांग होता है उसमें भी आप देखोगे कि हर एक तिथि का इंपॉर्टेंस मेंशन किया गया है। ये सारी तिथि को लिंक किया जाता है मंदिर इकोसिस्टम की एक्टिविटीज के साथ। अब ये जो सारी फेस्टिवल्स हैं उसमें बाइंग और सेलिंग तो होता ही है, लेकिन अगर आप नजर गौर से देखोगे तो आपको पता लगेगा ये हर एक सेलिंग का जो बैच साइज होता है वो इतना छोटा होता है, और जो कस्टमाइजेशन है वो इतना ज्यादा होता है, और हर एक सीजन और फेस्टिवल स्पेसिफिक होता है। तो इससे क्या होता है कि एक्सट्रीम कैपिटलिज्म के जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उससे ये मंदिर टाउन्स जो होते हैं वो बचे रहते हैं, क्योंकि आप कभी भी उतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगा के इंडस्ट्रियल मशीन नहीं बिठाओगे जहां पे जो साइकिल है वो सीजनल या फेस्टिवल बेस्ड है, ठीक। और वो प्रोडक्ट्स की कस्टमाइजेशन इतनी ज्यादा होती है कि कोई कैपिटलिस्ट उस पर पैसे नहीं लगाएगा, राइट। तो जितना भी ये मंदिर कैंपसेस के थ्रू एक्टिविटीज होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उसका वैल्यू एडिशन जो है वो फाइनेंशियली एम्पावर करता है फैमिली को एंड टू एंड, जिसकी वजह से कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट वाले वर्ड आपने कभी सुने नहीं, इन्फ्लेशन वाले वर्ड कभी आपने सुने नहीं एंशिएंट इंडिया में, पॉवर्टी वाले वर्ड नहीं सुने, ना ही किसी ने सोशल बेनिफिट्स ऐसे ही मांगा। वो बात अलग है कि फ्लड हो गया या अर्थक्वेक हो गया या ऐसी कोई आपत्ति आई और तब देश ने कुछ प्रजाजनों में बांटा हो, लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आप कभी नहीं पाएंगे कि एंशिएंट इंडिया में बोला गया मेरे को ये फ्री दे दो या वो फ्री दे दो। तो कभी भी आप वो वाली चीज है ही नहीं कि अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन को कुछ बढ़ावा दिया गया, ठीक है। ये जो फिर आप देखोगे कि मंदिर की जो मैसिव इकोनॉमी है उसमें टूरिज्म का एक पार्ट है, दूसरा पूजा अनुष्ठान यज्ञ, ये सारे जो एक्टिविटीज होते हैं उसमें इनफाइनाइट साइकिल होती है वेल्थ जनरेशन की, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वो सारी पॉपुलेशन की जो ये चीजें जो सामग्री बनाते हैं डोमेस्टिकली। तो एक भी मंदिर टाउन आप देखोगे कि ना ही उसका ह्यूमन इनहैबिटेशन कम हुआ है या इकोनॉमिक वैल्यू कम हुई है, आप कभी नहीं पाएंगे ये, क्योंकि वो एंडलेस साइकिल क्रिएट करता है वेल्थ सर्कुलेशन का, जस्ट कॉपी करते हुए वही जो लाइफ साइकिल ह्यूमंस का होता है। तो आप देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल हब्स जो होते हैं, जो अभी वेस्ट में भी आप देखोगे, वो सारे गायब हो जाते हैं एक साइकिल के बाद, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि फाइनाइट इज वेल्थ, जबकि सनातन मानता है कि इनफाइनाइट लाइफ एंड डेथ साइकिल इज वेल्थ, ठीक। तो मंदिर टाउन्स हमेशा बूम करेंगे विद इकोनॉमिक एंड स्पिरिचुअल रूटीन। अब बात आ गई साम पित्रोड़ा की बोलने की कि जॉब नहीं है, मंदिर से जॉब नहीं मिलते, मैं 10 यही गिना देता हूँ। आर्किटेक्ट, स्कल्प्टर्स, पंडिट्स, वो जो डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस में लगता है, डेली रूटीन आप देख ले, वर्क, कुक्स हो गए जो प्रसाद बनाएंगे, फ्लोरिस्ट हो गए फ्लावर्स, ड्रमर्स, म्यूजिशियंस, इंस्ट्रूमेंट मेकर्स, पेंटर्स, पोएट्स, ड्रामा एक्टर्स, डांसर्स, भजन सिंगर्स, ज्वेलर्स जो कपड़े बनाते हैं, टेलर्स, डोर कीपर्स, गार्डनर्स, स्कॉलर्स, क्लीनर्स, राइटर्स, धर्मशाला, पब्लिक टाउन हॉल वाला यूजेज, जो मठ बनता है उसका लॉजिंग मेंटेनेंस, एंडोमेंट फंड मैनेजर्स, एडुकेटर्स, रिसर्चर्स, रिसाइटर्स, पिलग्रिम यात्रा जो फैसिलिटेट करते हैं वो टूरिज्म वाले। तो ये सारी रेगुलर फेस्टिविटीज वेंडर को कॉन्ग्रीगेट करती है अक्रॉस द रीजन। और जो किंग हुआ करते थे, जो मोनार्क है, जो मंदिर्स में लैंड ग्रांट्स देते थे, एनिमल और डोमेस्टिक कैटल रियरिंग ग्रांट्स देते थे, कैश ग्रांट देते थे, फूड ग्रांट देते थे, इंसेंटिव्स देते थे, चैरिटीज होती थी, डेवलपमेंटल फंड्स दिए जाते थे फॉर सोशल असेंबली, उसके रॉयल पैट्रन्स हुआ करते थे ये पूरी इकोसिस्टम के। और जो किंग या मोनार्क या रॉयल फैमिली का जो कोरोनेशन होता था, उसका विक्ट्री हुआ, कोई एक नया एक्सपेडिशन हुआ, या घर में कोई रॉयल बर्थ हुआ है ओकेशन, या सक्सेशन हुआ है क्राउन प्रिंस और फिर नेक्स्ट किंग का, जो मैरिज सेरेमनीज है, ये सारे में मंदिर इकोसिस्टम का पूरा प्रोसेस और साइकिल लगता था इकोनॉमिक्स का, जो अब नहीं देखने को मिलता।
तो ये जो मंदिर जो है वो एंश्योर ये भी करता है कि हर एक इंसान जो है वो कोई भूखा पेट ना सोए। तो प्रसाद मिलता है आपको, लेकिन कभी कोई रेडी फ्री भी नहीं मिलेगा। अच्छा, गरीब है अमीर है कोई भी बंदा है, उसको नीचे बैठ के प्रसाद ग्रहण करना है। ना ही आप अपने आप को एंटाइटल महसूस करोगे कि नहीं नहीं ये तो मेरा हक है। ना ही आप ये करोगे कि चलो कोई मुझ पर कृपा कर रहा है कोई इंसान। ठीक। तो प्रसाद का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसी पे है कि आपको सोशल बेनिफिट्स की कोई जरूरत नहीं है। एक ह्यूमन बॉडी को खाली पेट नहीं सोना है और उसको फिजिकली एम्पावर करना है कि वो वर्क कर पाए। ठीक। तो वो पूरा कवर हो जाता है वहां पे, फूड सिक्योरिटी जो अलग से अब गवर्नमेंट को करना पड़ता है। तो बेसिकली ये जो है और फिर जो एजुकेशन का मैंने समझाया कि ज्ञान वाणी और जो व्याख्यान होता था आचार्य और गुरुज का, तो ये पूरा एक मंदिर इकोसिस्टम है जो धीरे धीरे डिग्रेड हो चुका। और हमारे सिविलाइजेशन का आप डिस्ट्रक्शन का जो पूरा चार्ट है इसको आप मैप कर सकते हो कि कैसे मंदिर कैंपसेस में एजुकेशन इंस्टीट्यूट ना होते हुए अब एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एक छोटा सा डेमो मंदिर हुआ करता है। राइट। और अब तो बातें चल रही है ऑनलाइन दर्शन की। तो क्योंकि इन अवेयरनेस ही नहीं है संजय जी लोगों को कि ये कितना इंपॉर्टेंट है ये मंदिर कैंपस। तो जितने भी हमारे सोशलिस्ट फ्रीबीज वाले जो लोग हैं, केजरीवाल है, अभी कर्नाटक में कांग्रेस ने भी फ्रीबीज सब डिक्लेयर करी है। तो ये बहुत ही डी जनरेशन हो रहा है सोसाइटी का। आपको पब्लिक को अनप्रोडक्टिव बनाने के लिए आप इंसेंटिव दे रहे हो। तो जहां पे आप एक ऐसी सिस्टम थी जहां पे सोसाइटी को आप हार्श टैक्सेशन से पनिश भी नहीं करते थे और फ्रीबीज भी स्पॉन्सर नहीं करते थे, क्योंकि उसका बर्डन जो है वो भगवान के थ्रू प्रसाद के फॉर्म में सोसाइटी को जाता था। भगवान के थ्रू एजुकेशन होता था तो कोई एंटाइटलमेंट या कंज्यूमर वाली बिहेवियर या फ्रीबीज तो मेरा हक ही है ये सब नहीं कर पाता था। तो भगवान का जो रोल है जो मंदिर में जो जिनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है ये इसका इंपॉर्टेंस है। अच्छा, जो भी वेल्थ डिवोट होती है प्रसाद है या उसके लिए, राइट, कभी भी ह्यूमन के थ्रू पास नहीं होता। तो जो जो गरीब है उसको बिना किसी गिल्ट के या एंटाइटलमेंट के वो रख सकता है। जो भी वॉलेंट्री डोनर्स हैं या भगवान के सामने अपनी जो अर्पण कर रहे हैं अपनी वेल्थ, वो भी बिल्कुल एरोगेंट नहीं होंगे क्योंकि वो भगवान को अर्पण कर रहे हैं। राइट। तो ये पूरा एक डिवाइस किया गया था जिससे जो गॉडलीनेस है, जो सुप्रीम वैल्यूज हैं जो भगवान रिप्रेजेंट करते हैं, उसका प्रचार प्रसार होता था। कोई फ्रीबीज या गिफ्ट्स नहीं। राइट। तो जितने भी हमारे वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल्स हम देखते हैं जहां पे सडन गवर्नमेंट को रेस्क्यू करना पड़ता है या स्टिम्युलस देना पड़ता है या इंटरवेंशंस करने पड़ते हैं इकोनॉमी को सर्वाइव करने के लिए, हर 3-4 साल आप डिप्रेशन और रिसेशन की साइकिल्स देखते हैं। ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं एंशिएंट इंडिया में, क्योंकि वो ये पूरा जो ये सारी मंदिर इकोसिस्टम की देन है। अच्छा, अलग से जो उस मंदिर इकोसिस्टम का प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ साइकिल का जो पूरा बेनिफिट है वो तो पूरा अलग, कि हर एक भगवान को अलग फ्लावर चाहिए, अलग आप उनके छवि में देखोगे अलग व्हीकल है जो कोई बर्ड है या एनिमल है, ऑर्नामेंट्स देख रहे हो, जो अटायर स्टाइल है वो देख रहे हो, भोग प्रसाद आरती पूजा अनुष्ठान, ये सारी एक्टिविटीज जो है वो ना सिर्फ डिसिप्लिन लाती है, पूरी इकोनॉमिक साइकिल है। क्योंकि आज अगर हर एक भगवान सेम फ्लावर मांगेगा तो फिर तो बाकी के सारे फ्लावर्स को हम तबाह कर देंगे। अगर हर एक भगवान का सेम एनिमल व्हीकल दिखेगा तो बाकी सारे एनिमल्स को हम खत्म कर देंगे। तो क्योंकि वो अर्पण करने के लिए जरूरी है तो हर एक को स्पेसिफिक फ्लावर, स्पेसिफिक फ्रूट, स्पेसिफिक प्लांट, स्पेसिफिक स्पीशी ऑफ राइस, फ्रूट्स, डिशेस, ये सब प्रिजर्व करने के लिए ये साइकिल्स भी जरूरी है। तो पूरी इंडिया की बायोडाइवर्सिटी जो आज बची हुई है उसका रीजन भी ये मंदिर कैंपसेस ही है। तो जिनको नहीं समझ में आता, ये जो भी कोलोनाइज्ड माइंड्स हैं इनको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो आज सुन रहे हैं व्यूअर्स को जानना चाहिए कि मंदिर कैंपस कितना इंपॉर्टेंट है। ये इनफाइनाइट लाइफ साइकिल प्रिजर्व करता है और जितनी भी फैमिलीज इन्वॉल्व होती है ये सारी सामग्री सप्लाई करने में, जनरेट करने में, उन सबका इकोनॉमिक वेलबींग मेंटेन होता है। अच्छा, जितने धार्मिक पिलग्रिम्स आएंगे जो विजिट करेंगे उससे भी ट्रेड बढ़ेगा,
उसका रेवेन्यू है ट्रैवल का है, टूरिज्म का है, परचेजेस का है, जो दर्शनम करेंगे या प्रदक्षिणा है, जो बाकी सोशल जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स तो आप अनगिनत है। जो होली बेल का साउंड है, मंदिर की घंट का, उसका क्या प्रभाव है जो हमारे अंदरूनी मन में। तो ये सारे तो बाकी सारे एक्स्ट्रा पॉजिटिव एनर्जी वाले अलग बेनिफिट है। तो ये सारे एनिमल्स, बर्ड्स, जो बायोडाइवर्सिटी जो हमने गुम कर दी, ये सबका रीजन यही है कि मंदिर, इंडियन मंदिर्स को डिस्ट्रॉय किया गया। अच्छा, और ये खाली इंडियन मंदिर्स में, इंडिया की नहीं बात कर रहा मैं, ये मंदिर्स वर्ल्ड वाइड थे। अगर मैं आपको बताऊं, जो काबा है मिडिल ईस्ट का, वो और सोमनाथ मंदिर जो है हमारा गुजरात में, वो सेम लेंथ पे आता है। बिल्कुल वैसे जो टेम्पल माउंट है इजराइल वाला, वो, और जो हमारा यहाँ पे एक मंदिर है, वो भी केदारनाथ, वो दोनों भी सेम लाइन पे आते हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग एक इंटरनल इंडिया में थे, और एक आउटर लेयर ऑफ इंडियंस वर्ल्ड वाइड भी एक 12 ज्योतिर्लिंग थे, जो सारे जिनका वही मंदिर वाला इकोसिस्टम वाला यूजेज जो वर्क करता था एंशिएंट वर्ल्ड में। तो ये हमें डिस्कवर करना चाहिए और रिसर्च के लिए लगाना चाहिए, तब जाके पता लगेगा। आज सऊदी अरेबिया, यूएई या गल्फ जो है, इन्होंने इंडिया को इसीलिए सिलेक्ट किया है डी रेडिकलाइजेशन के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी सोसाइटी में देखा कि अमेरिका का जो मॉडल है डी रेडिकलाइजेशन, या रशियन का है, या चाइनीज का जो है उइगर बॉडी से सारे ऑर्गन्स चुरा लेते हैं, उससे अच्छा जो इंडियन धार्मिक मेथड है, योग, आयुर्वेद और मंदिर इकोसिस्टम वाला, तो आज उन्होंने मिडिल ईस्ट खुद सिलेक्ट कर रहा है, मंदिर स्थापना कर रहा है। तो सबको बेनिफिट दिख रहा है। लेकिन जो हमारे कांग्रेस वाले हैं, साम पित्रोडा है, कुछ एनआरआईज का बंच है वहां, जिनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि सनातन वापस उसका पूरा रिनाइसेंस हो रहा है पूरा। तो ये एक जो पूरा थॉट प्रोसेस है, जहां पे हम खाली प्लांट्स और कुछ फूड और उसके स्पीशीज की नहीं बात कर रहे हैं। आज भी मंदिर पाए जाते हैं जहां पे मूषक है, या वानर है, या स्नेक है, काउज है, क्रोज है, इनको आज भी फीड किया जाता है, ऐसे मंदिर हैं। तो ये तो कोई है नहीं कि ये हमको बताएंगे कि डॉग जो है वो सेक्युलर हो गया और काउ जो है कम्युनल हो गया। ये तो वो सनातन सोसाइटी है जो सबको साथ में लेके चलती है, राइट। लेकिन हम डॉग और कैट से अब हमारे फादर और हस्बैंड को रिप्लेस नहीं करते। ये उनका थॉट प्रोसेस है कि एक कुत्ता और एक बिल्ली फैमिली हो गया, ये हमारा थॉट प्रोसेस नहीं है, ठीक। तो यही है जो मंदिर इकोसिस्टम, जो पूरी बायोडाइवर्सिटी भी मेंटेन करता है साथ में। और ये सारे जो एनिमल्स और बर्ड्स हैं, इनका साइंटिफिक इंपॉर्टेंस है वाटर टेबल मेंटेन करने में, ग्राउंड वाटर लेवल, सॉइल हेल्थ में, और पोल्यूशन क्लियरिंग में, इन सब का रोल है। तो मंदिर इकोसिस्टम की वजह से ये सब जो है हमको सिखाया जाता है कि ये सब पूरा सब जो एक सुप्रीम वैल्यू है, वो सारे जीव में है, किसी एक या दो में नहीं है। तो एक जो पूरी थियोरी है कि मैं और मेरा धर्म ही सच, बाकी सब झूठ, और एक हमारी सनातन वाली जो थियोरी है कि भगवान सब में है, राइट। तो इन दोनों में आप समझ लें जो जहां पे कहाँ विजडम है, और कौन है जो क्लैश करने की कोशिश कर रहा है, और कौन जो है खाली डिफेंड किए जा रहा है, दोनों में, सनातन और बाकी के रिलीजियंस में। तो बहुत ही क्लियर है। तो इनको नहीं समझ आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि और इसीलिए मैं ये बुक जो सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल पे लिख रहा हूँ, इसमें मंदिर इकोसिस्टम का पूरा मैं अंदर डिटेल में दूंगा कि क्या क्या रोल है। उसके बावजूद और 4-5 इकोसिस्टम है जो एंशिएंट इंडिया में वर्क करते थे इन दिस सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल, जो सारे हमको रिवाइव करने के लिए जरूरी है। और मैं तो मानता हूं कि ग्लोबल कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए, जहां पे बाकी सारे देश को बताना चाहिए कि सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल में और मंदिर इकोनॉमिक्स फॉर्मेट में पूरा क्या लाइफ साइकिल का विजडम है। क्योंकि आज वो इंडस्ट्रियल सिटीज जैसे डेट्रॉइट हो गया, आज हम सैन फ्रांसिस्को में देख रहे हैं कि कैसे वो सिटीज अब खत्म होने को आ रही है, कैसा उनका डिक्लाइन शुरू हो गया, क्योंकि ये लोग सब अब्राहमिक फॉर्मेट पे बने हैं, जो खाली वन लाइफ में बिलीव करते हैं, और उसी हिसाब से सिस्टम बनाए हैं, जिसकी वजह से उनकी सिटीज की ये हालत होती है। आप मंदिर बना के देख लें, वो जी। जो मंदिर टाउन होगा वो लाइफ लॉन्ग चलेगा।
अच्छा चलिए, और ये तो आपने बहुत तगड़े से सैम पिट्रोडा जी की तो है वो, हम जिसको कहते हैं वो आजकल हमारे हरियाणा वेस्ट उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि बक्कल उतार दिए, तो आपने उनके बक्कल उतार दिया है। और कुछ और भी जो बातें हुई हैं वो मुझे मेरे विचार से सैम पिट्रोडा और राहुल गांधी को जानकारी होनी चाहिए, उनको जानना चाहिए। और उसमें 2 बातें और मैं लूँगा आज आज के इस चर्चा में, और वो तो ये है कि अभी ब्रिक्स का समिट हुआ और उसमें लोकल करेंसी की बात हुई, नई करेंसी की बात हुई। और आज अभी आपने ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले बताया कि एसबीआई की एनुअल रिपोर्ट में भी डी-डॉलराइजेशन का न केवल ज़िक्र आ गया है, बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि भई ये जो थीम है, ये तो अब इग्नोर नहीं की जा सकती। जैसा अब मैं पढ़ के बता देता हूँ ये ट्वीट जो है आपका, उसके साथ में जो आपने लगाया है। De-dollarization appears to have become a durable theme, with most jurisdictions using alternate payment and settlement mechanisms in local currency. तो जरा इस पर भी थोड़ा सैम पिट्रोडा और राहुल गांधी को एजुकेट करें कि भाई विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, और रियर व्यू मिरर का है या आगे देखने का वाला ये फ्यूचर रेडी एक कोई मैटर है। तो बहुत बड़े चेंजेस हैं संजय जी, क्योंकि ब्रिक्स की जो अभी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग कंक्लूड हुई है, उसके बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है, तो उसमें ना सिर्फ लोकल करेंसी की बात की गई, उसमें आईएमएफ और यूएन के क्या स्पेसिफिक रिफॉर्म्स चाहिए वो मेंशन किए गए हैं। और जो 2025 का जो मेंशन किया गया है, बाइडेन और मैकार्थी के बीच जो डेट सीलिंग की डील हुई, जिसमें बताया जा रहा है कि 2025 तक अनलिमिटेड डेट सीलिंग, मतलब जितनी करेंसी छापनी हो छापे, राइट। तो क्लियर पता लग रहा है कि ये जो साइकिल है वो खत्म हो चुका है। और डी डॉलराइजेशन का जिस तरह से जिक्र आया है यहाँ पे एसबीआई के एनुअल रिपोर्ट में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मामूली सा नहीं है। इसमें क्या बोल रहे हैं? दिस ईयर विद द कोलैप्स ऑफ सर्टेन मिड टायर बैंक्स इन द यूएस, द आफ्टरमाथ ऑफ सच अ शेकअप should likely have a cascading impact of altering deposit patterns in the best banking system across. Additionally, de-dollarization appears to have become a durable theme, with most jurisdictions using alternate payment and settlement mechanisms in local currency. तो ब्रिक्स के स्टेटमेंट में भी यही बात बोली गई कि लोकल करेंसी को पुश किया जाएगा। अब ये जो मैंने पहले के टॉक्स में भी समझाया कि ये ट्रांजिशन हो रहा है टिल ब्रिक्स करेंसी। तो ब्रिक्स करेंसी जब तक बन के सेटल नहीं हो जाती, उसके पायलट ट्रांजेक्शंस बिगिन नहीं हो जाते और वो प्राइमरी हिकअप सॉल्व नहीं हो जाते, पेगिंग फॉर्मूला बन नहीं जाता, तब तक सारा बायलैटरल ट्रेड जो है वो लोकल करेंसी में ट्रांजिशन हो रहा है। तो लोकल करेंसी में ट्रांजिशन होना इज ऑल्सो इक्वल टू डी डॉलराइजेशन, क्योंकि डॉलर को आप बाहर रख रहे हो। ठीक, तो बहुत ही क्लियर है ना। राहुल गांधी जी को तो कुछ समझ नहीं आना है इस पे कुछ भी। वो सोचना भी कि हम उनको समझा पाएंगे बहुत बड़ी हंसी की बात है। और जैसे वो गए हैं प्राइम मिनिस्टर के पहले वहां यूएस में, तो इस पर मैंने जोक भी ट्वीट किया था कि कांग्रेसियों ने इनको बोला है बी अहेड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर की विजिट से पहले वहां पहुंच गए। उन्होंने ये अर्थ निकाला है बी अहेड का। तो जो भी उन पे पैसे लगा रहा है और सोच रहा है कि ये कुछ डिलीवर करेगा ये बंदा, वो सच में उस बंदे का मेंटल हेल्थ चेकअप करना पड़ेगा। और ये जो हमें बता रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं हो रही, इकोनॉमिक्स नहीं हो रही, इकोनॉमिक्स पे रिपोर्ट आ चुका है जीडीपी का, और जितना भी लास्ट 9 इयर्स का डेटा है क्लियर बता रहा है वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जीडीपी जो फॉर्मूला गलत है, वो गलत फॉर्मूला के हिसाब से भी वी आर ऑन द टॉप। तो जितना भी ग्रोथ हो रहा है जीडीपी का, और सिर्फ उतना नहीं है, जो लॉन्ग टर्म आप डिफेंस टेक की डील देख रहे हो, और क्योंकि जयपुर डायलॉग्स में जो हमारे विभूति जी हैं, उन्होंने मुझे 3 महीने पहले पूछा था, उन्होंने पूछा था कि प्राइम मिनिस्टर की विजिट के लिए क्या लगेगा।
यूएस को क्या करना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर की विजिट कंफर्म होगी, तो मैंने उनको तब बताया था कि टेक ट्रांसफर वाली डील्स चाहिए और नई एंटिटी बनानी पड़ेगी यूएस कंपनीज और इंडियन कंपनीज की जॉइंटली, जो को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट कर पाए। और आज आप देख लें कि ऑस्टिन लॉयड की जो विजिट है इंडिया में, उसके बाद जो स्टेटमेंट आया है, क्लियर मेंशन किया गया है, जी का डील बता रहे हैं। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली डी डॉलराइजेशन से आप देखोगे कि बहुत सारी वेस्टर्न कंपनीज जो है वो शिफ्ट और सेटल होगी इंडिया में थ्रू दिस डिकेड। और ना सिर्फ टेक ट्रांसफर वो होगा जो हम चाह रहे हैं, इनके स्टेटमेंट में ये भी बोला गया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट में, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, वो क्लियर बता रहे हैं इंडिया की, जो मैंने प्रेडिक्ट किया था ट्वीट करके कि ये ग्लोबल पोलिसिंग का रोल हैंड ओवर हो रहा है इंडिया को ये जो विजिट के साथ। तो ये बहुत ही क्लियर है। तो ये कहाँ पे आया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वाला? ये है उनके प्रेस स्टेटमेंट में है, व्हाइट हाउस के और स्टेट डिपार्टमेंट के। और ये जो लास्ट मीटिंग हुई थी सऊदी यूएई एनएसए की, यूएस और इंडिया चारों की सऊदी अरेबिया में, उसके प्रेस स्टेटमेंट में भी आया था कि मिडिल ईस्ट रीजन इंटरकनेक्टेड टू इंडिया। तो बहुत क्लियर है। उसके बाद यूएई ने विड्रॉ किया जो यूएस लेड नेवल अलायंस था उसमें से, और फिर डिक्लेयर किया गया कि सऊदी, ईरान, ओमान और यूएई जॉइंटली डिफेंस का देखेंगे इन दैट रीजन। तो बहुत साफ है कि सऊदी अरेबिया, यूएई से लेके लाओस, कंबोडिया तक ये पूरे डिकेड में इंडिया एस्टैब्लिश करेगा एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, और उसका जो भी खर्चा आएगा वो सारी कंट्रीज मिलके केपेक्स शेयर करेगी, और इसमें बहुत हद तक यूएस वाली डिफेंस टेक्नोलॉजी का रोल रहेगा, जॉइंट प्रोडक्शन, टेक ट्रांसफर और यहीं पे जॉइंट डेवलपमेंट, ये क्लियर हो चुका है। तो बहुत ज्यादा जो यूएस का ग्लोबल पॉलिसिंग का रोल है वो श्रिंक होता जाएगा, और जो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ये श्रिंक होते ही कनाडा और मैक्सिको मुश्किल में आने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही एक ज्यादा कोवर्ट और ऑपरेशंस की कैपेसिटीज बन चुकी है, और अब वो फोकस होगी नेबरहुड में, जिसके चलते रिपोर्ट्स भी आ गए हैं जहां पे बोल रहे हैं कि यूक्रेन में जो जानी चाहिए थी मिलिट्री सामग्री, वो मैक्सिको में पाई गई है किसी कार्टेल के पास। तो वो प्रेडिक्शन भी सच हुआ है, क्योंकि ग्लोबल पॉलिसिंग रोल जब आपका श्रिंक होता है, तो आपने इतने डिकेड्स में जो एक मैसिव कैपेसिटी बना दी थी डिफेंस और मिलिट्री की, वो अब फोकस हो जाएगी नेबरहुड में। तो बिल्कुल सादा सी बात है कि आपके जो नेबर्स हैं वो मुश्किल में आने वाले। तो ये बताया कि अभी जैसे यूएस ने अपनी डेट सीलिंग और बढ़ा ली है, तो इसका मतलब आपका ये थ्योरी है कि यूएस भी चाहता है कि डी डॉलराइजेशन हो, लेकिन वो तो अपनी डेट सीलिंग बढ़ाता चला जा रहा है। इसका मतलब उसका जो फिएट करेंसी में जो उससे फिएट करेंसी का जो उसका प्रेम है वो तो बढ़ता चला जा रहा है। और चाइना जो है वो अब वो भी युआन प्रिंट करने लगा है। तो इन दोनों चीज़ों का एक ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो पर क्या फर्क पड़ेगा? जी, ये दोनों भी मैं प्रेडिक्ट कर चुका हूं। जो डेट सीलिंग का था उसका मैंने प्रेडिक्ट किया था कि क्योंकि डेट सीलिंग बढ़ेगी तो उसी से वो एंडलेस प्रिंटिंग होना है। तो जो क्योंकि 2024 में इलेक्शन है संजय जी, यूएस, यूके, ये दोनों कंट्री में इलेक्शन है, तो 2025 तक के लिए अनलिमिटेड डेट सीलिंग कर दी गई है। इसका मतलब है कि अब जितना भी डेट सीलिंग की रीपेमेंट के लिए प्रिंटिंग होगा, वो प्रिंटिंग से इन्फ्लेशन आएगा, और वो इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट हाइक होगा, जो आप देखोगे ही। और वो हाइक होने के बाद जो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि जितनी भी स्मॉल बैंक्स और रीजनल बैंक्स है वो टॉप 4-5 बैंक्स में एक्यूमुलेट हो जाएंगी, वो डिपॉजिट्स और डेट्स, और उसके बाद प्रेस होगा रीसेट का बटन। तो बिल्कुल उस प्रेडिक्शन के हिसाब से डेट सीलिंग बढ़ा दी गई है और प्रिंटिंग शुरू होगी। उसके बाद रेट हाइक्स भी शुरू हो ही जाएंगे, यही मंथ से रेट हाइक्स भी शुरू हो जाएंगे जो अभी चलेंगे लंबे, और उस रेट हाइक के चलते जो बैंकिंग कोलैप्स होना है वो भी स्टार्ट। आप देखोगे बहुत सारी बैंक्स फोल्ड अप होते हुए। यूके में तो ऑलरेडी न्यूज आ चुका है, 63 बैंक ब्रांचेस क्लोज हो रही है।
बहाना दे रहे हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग की वजह से कस्टमर्स नहीं है इसलिए क्लोज कर रहे हैं, लेकिन बहुत क्लियर है कि बैंकिंग क्राइसिस है और उसी के चलते ये हो रहा है। और दूसरा जो आपने चाइना के बारे में बोला था, वो भी मैंने 2 महीने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि क्योंकि एंटी एक्सपोर्ट्स वो जाने वाले हैं, वेस्ट को नहीं एक्सपोर्ट करने वाले, और डी डॉलराइजेशन और पैगिंग होने के बाद वेस्ट परचेज नहीं कर पाएगा, आप बेचना चाहें तब भी नहीं परचेज कर पाएगा, उतना वैल्यूएशन फ्लिप होना है। तो उसी के चलते जो चाइनीज एक्सपोर्ट्स हैं उन्होंने धीरे धीरे डाइवर्ट करना शुरू कर दी है मिडिल ईस्ट और रशिया में। तो जो भी कमोडिटीज, हाई कमोडिटीज वाली कंट्रीज हैं, उनको एक्सपोर्ट्स जाएंगे। अच्छा, व्यूअर्स को ये भी जानना जरूरी है कि जो ब्रिक्स करेंसी का मॉडल बन रहा है, पेग्ड करेंसी वाला, उसके अंदर अगर आप ओवर प्रोडक्शन करते हैं तो आपको फेयर डील नहीं मिलेगी, क्योंकि जो इवॉल्व्ड बार्टर सिस्टम है, बार्टर सिस्टम का यही फॉर्मूला है, अगर आपने ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया तो आपको एक्सचेंज में फेयर डील नहीं मिलेगी। तो उसी के चलते चाइनीज एक्स्ट्रा कैपेसिटीज है उसको काटा जा रहा है, वेस्ट के एक्सपोर्ट्स काटे जा रहे हैं, रशिया और मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट्स बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि वो कमोडिटीज रिच कंट्रीज हैं तो उनके साथ तो ट्रेड होना है। तो ये जो कट रहा है एक्स्ट्रा कैपेसिटीज, उसका जो पेंडिंग स्टॉक पड़ा है, वो पेंडिंग स्टॉक डोमेस्टिकली कंज्यूम कराने के लिए स्टिमुलस पैकेज डिक्लेयर हुआ है अभी कल, ठीक है। तो यही मैंने 2 महीने पहले प्रेडिक्ट किया था कि जैसे ही वो वेस्ट के एक्सपोर्ट्स काटने के लिए डोमेस्टिक कंजम्पशन करवाना पड़ेगा, उसके चलते युआन का स्टिमुलस पैकेज डिक्लेयर होगा, और जैसे ही वो डिक्लेयर होगा, युआन का जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रिजर्व करेंसी बनने के लिए ख्वाब जो देखे जा रहे थे वो खत्म हो जाएंगे, बिकॉज इट इज नॉट अ स्टेबल स्टोर ऑफ वैल्यू। अगर आप इस तरह से स्टिमुलस पैकेजेस देने वाले हैं, इट्स नॉट अ स्टेबल स्टोर ऑफ वैल्यू। तो यही मैंने प्रेडिक्ट किया था 2 महीने पहले, और 2 बिलियन युआन का अभी स्टिमुलस पैकेज डिक्लेयर हो चुका है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी। आज का आपका ये जो एजुकेशन पैकेज है वो मैं सैम पिट्रोडा को भेज देता हूँ, हो सकता है उनका कुछ ज्ञानवर्धन हो, और वो जो है वो मंदिर इकोसिस्टम में भी निवेश करने के बारे में कुछ विचार करें। आज ही मैं देख रहा था कि विश्व में कम से कम 15 स्थानों पर, जिसमें 10 स्थान भारत में, 5 स्थान विदेश में, और बड़े बड़े मंदिर वहाँ पर बन रहे हैं, और ऐसे ऐसे मंदिर बन रहे हैं जो अंकोर वाट से भी बड़े हैं, ऐसे ऐसे मंदिर बन रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल है। तो सैम पिट्रोडा जी और राहुल गांधी जी जितनी जल्दी इससे तारतम्य में बिठा लें, उनके लिए अच्छा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।